कुछ वाक्य आपके सामने रखता हूं दोस्तों। जैसे कि मम्मी खाना बनाती है, आज मम्मी ने खाना नहीं बनाया है। मम्मी रोज खाना क्यों बनाए, काश मैं खाना बना पाता। या फिर वाह, आज मम्मी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर सेंटेंस बोले, ये सब के सब सेंटेंस के प्रकार हैं दोस्तों। अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हम ये देखेंगे कि हम दिन भर में, हमें ये सोचना चाहिए कि हम दिन भर में कितने सेंटेंस बोलते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। जरा कभी आपने उस पर गौर किया है? गौर नहीं किया है तो चलिए आज आपको अवश्य गौर करना चाहिए। आज आपको पता चलेगा कि हम लोग कितने प्रकार के सेंटेंस दिन भर में बोलते हैं। तो दिन भर में बोले जाने वाले सेंटेंस के बारे में चर्चा करें उसके पहले सेंटेंस की डेफिनेशन देखते कि सेंटेंस की डेफिनेशन कहती क्या है। हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन कहती है कि अ सेंटेंस इज अ कंप्लीट थॉट, it is a group of words that are closely related to one another and give complete meaning। अर्थात यदि हम इसको हिंदी पर समझने की कोशिश करें तो हमको पता चलेगा कि हिंदी में इसका मतलब निकलता है कि सेंटेंस एक पूर्ण विचार है जो कि शब्दों का समूह है और वह शब्द समूह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कंप्लीट अर्थ देते हैं, एक पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। यह है हमारी डेफिनेशन किस चीज की, सेंटेंस की। सेंटेंस इज ए कंप्लीट थॉट दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर एंड गिव कंप्लीट मीनिंग। अब हम इस सेंटेंस की डेफिनेशन को समझने के बाद आगे चलकर देखते हैं कि एक्चुअली में सेंटेंस के काइंड्स क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जिन्हें हम दिन भर में बोलते हैं। एक इसमें आप देखेंगे कि सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, सिंपल या असर्टिव सेंटेंस। पहले प्रकार का सेंटेंस हो गया ये, जिसको या तो अफर्मेटिव कहते हैं या सिंपल कहते हैं या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तीनों नाम एक ही वाक्य के हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो पहला सिंपल मतलब साधारण, निगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस निगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस हमारा कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक, जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं। और इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम चार प्रकार से उनको बांटा गया है। उनके मतलब चार उप प्रकार हम कह सकते हैं। पहला है वर्बल इंट्रोगेटिव, दूसरा है क्वेश्चन टैग, तीसरा है WH इंट्रोगेटिव और चौथा है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। अब इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आगे चलें तो हमको पता चलेगा कि जो चौथा सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में आज्ञा सूचक सेंटेंस भी कहते हैं। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इसे वैकल्पिक सेंटेंस भी कहा जाता है और इसको ऑप्शनल सेंटेंस भी कहते हैं। हिंदी में इसे वैकल्पिक सेंटेंस कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम जो मैंने अभी कहा वो है ऑप्शनल सेंटेंस। और छठवां सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 6 प्रकार के सेंटेंस है। वैसे होते तो सातवां भी है जिसको हम इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं, यानी सातवां सेंटेंस इनकम्प्लीट, जिससे कि या तो आंशिक अर्थ निकलता है या कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन उसका उतना महत्व नहीं है जितना इन 6 सेंटेंसों का है। तो चलिए हम अब इन 6 सेंटेंसों के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। उनके बारे में एक के बाद पूरे जितने 6 सेंटेंस हैं उन पर हम आपस में भी चर्चा करेंगे और उनकी परिभाषाओं को भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, जिसको हमने क्या नाम दिया है? साधारण वाक्य। तो सिंपल सेंटेंस क्या कहलाता है? When sentence presents subject, object and verb, it is called simple sentence। अर्थात जब वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
और वर्ब तीनों चीज उपस्थित हो तो उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी यदि दूसरी परिभाषा देखा जाए तो अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन क्लास विथ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अर्थात ऐसी सिंगल क्लास जिसमें एक सिंगल सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या, तो किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट होता है जिसके अंतर्गत वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आते हैं, तो वो जो पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है। अर्थात सेंटेंस में दो महत्वपूर्ण पार्ट हो गए, एक सब्जेक्ट का, दूसरा प्रेडिकेट का। तो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट और वर्ब तो निश्चित रूप से आते ही आते हैं, कई बार अदर वर्ड भी आते हैं, वे सब के सब प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब ये तो समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंस में किसे कहते हैं। तो क्यों ना इसके एक दो एग्जाम्पल बनाएं हम, और एग्जाम्पल बनाकर हम उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक एग्जाम्पल लिखते चला जाता हूँ ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में जाए। जैसे कि आई टीच इंग्लिश, सॉरी, तो ये एक सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, राइट। तो आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये एक पूर्ण सेंटेंस हमको दिखाई देगा जिसमें सब्जेक्ट भी है आई, वर्ब भी है टीच, और ऑब्जेक्ट भी है क्या, इंग्लिश, राइट। आई टीच इंग्लिश, यानी हमारी जो परिभाषा है वो यहाँ पर पूरी तरीके से लागू हो रही है, पूरी तरीके से फिट बैठ रही है, राइट। यदि हम दूसरा कुछ और लिखकर कोशिश करें कि एक दो एग्जाम्पल और हम लिखें, तो पास्ट टेंस का लिखते हैं, ही डिड होमवर्क, राइट, ही डिड होमवर्क। अर्थात क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि उसने होमवर्क किया। इसमें भी ही सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है और होमवर्क ऑब्जेक्ट है। अब इसमें यदि हम देखें तो जो पहला वाला सेंटेंस है टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश में वो प्रेडिकेट है, ऐसे ही यहाँ डिड होमवर्क प्रेडिकेट कहलाएगा और ही सब्जेक्ट है, ठीक। आगे अब आपको क्या है कि हर एक सेंटेंस के आपको खुद को सेंटेंस बनाने हैं, और सेंटेंस बनाकर आपको इस बात का भी अंदाज़ा लगाना है कि आपने दिन भर में कितने प्रकार के सेंटेंस बोले, राइट। तो चलिए, सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया, वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हो। मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, अपन आप चाहें तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि दे प्ले क्रिकेट, राइट। ये भी एक एग्जाम्पल। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है? तो निगेटिव सेंटेंस से हमको ये पता चलता है कि परिभाषा के अनुसार यदि हम देखने की कोशिश करें तो ये पता चलता है कि द सेंटेंस विच गिव्स द ऑफ नॉट डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। अर्थात ऐसा सेंटेंस जिससे किसी भी कार्य के ना करने का बोध होता है, ऐसा सेंटेंस जिससे किसी भी कार्य के ना करने का बोध होता है, वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक। तो अब ये यदि हम निगेटिव सेंटेंस के एक दो एग्जाम्पल देखें जिसमें किसी भी कार्य के ना करने का बोध हो रहा है, तो हम देखेंगे कि एक आध एग्जाम्पल शुरू करते हैं फिर से। निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम देखते हैं कि चलिए ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिखा था उसी को हम बदलते हैं। दे
they do not play cricket. राइट, ये एक निगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा और कोई पास्ट सिंपल का ले लेते हैं। उसी का जो पहले एग्जांपल लिखा था, ही डिड नॉट डू होमवर्क। राइट, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ही डिड नॉट डू होमवर्क। यदि कोई तीसरा एग्जाम्पल यदि हम और ले लें तो आई do not teach English। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। यानी कि ये जो मैंने तीनों सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंस को आप जब देख रहे हैं तो इन तीनों सेंटेंस से कार्य के ना करने का हमको पता चलता है कि वे क्रिकेट नहीं खेलते, वह होमवर्क नहीं करता, उसने होमवर्क नहीं किया, या आई डू नॉट टीच इंग्लिश। तो हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हमको निगेटिव सेंटेंस क्या है उसको पहचानने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा किसी भी कार्य के ना करने का बोध होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हमारा जो तीसरा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना रहे थे कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें से वर्बल इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो वर्बल इंट्रोगेटिव होते क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे कि वर्बल इंट्रोगेटिव होते क्या है। पहले हम इसके कुछ 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, does he do homework, राइट। does he do homework, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। 1-2 एग्जाम्पल और लिखते हैं फिर डिटेल चर्चा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, do they play cricket, do they play cricket। और एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर डिटेल चर्चा करेंगे। टेंस बदल देते हैं, हैव they gone market, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हैं हमारे तीनों जो वर्बल इंट्रोगेटिव के हमारे सेंटेंस है, ठीक है। अब हम इस पर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मैंने तीनों सेंटेंस लिखे हैं इसमें 2 चीज़ महत्वपूर्ण हो रही है। एक ये कि इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं, किस चीज़ से, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें पहले। हम किस चीज़ से प्रश्न कर रहे हैं, तो हम प्रश्न कर रहे हैं हमारे
हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, किसके द्वारा क्वेश्चन किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। और अंत में हम क्या लगा रहे हैं, साइन ऑफ इंटरोगेटिव, जो कि हमेशा ही क्या होता है, लगता है। हर इंटरोगेटिव में हमें साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगाना ही पड़ता है, तब तो हमें पता चलता है कि हाँ ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर हमें देना है, राइट। तो ये इस तरह से मैंने आपका वो लगा दिया है पूरी तरीके से साइन ऑफ इंटरोगेटिव के लिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि डज ही डू होमवर्क, यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक वर्बल इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया जाता है। हमें इस बात की जानकारी मिल रही है कि हेल्पिंग वर्ब से किया जाने वाला जो क्वेश्चन है वो वर्बल इंटरोगेटिव कहलाएगा, राइट। दूसरा एग्जांपल देखिए, डू दे प्ले क्रिकेट। तीसरा एग्जांपल, हैव दे गॉन मार्केट। जब आप हिंदी में यदि हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका आंसर क्या होगा, मतलब इनको किस तरह से बोलेंगे, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा, हैव दे गॉन मार्केट, क्या वह मार्केट जा चुका है। या पहला वाला, डज ही डू होमवर्क, क्या उसने होमवर्क कर लिया है। या डज ही डू होमवर्क, क्या वह होमवर्क करता है। तो आप ये देखेंगे कि तीनों में हमको जो आंसर मिलेगा वो यस या नो से मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी दो आइडेंटिटी हो गई। पहली तो ये कि वर्बल इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से किया जाने वाला क्वेश्चन किया जाने वाला सेंटेंस है, और दूसरा इससे जो हमको आंसर मिलेगा वो हमें यस या नो के रूप में मिलेगा। तो वर्बल इंटरोगेटिव क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसके बाद जो इंटरोगेटिव का दूसरा प्रकार है जिसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे, राइट। क्योंकि वर्बल इंटरोगेटिव तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो अब हम अगले प्रकार की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ठीक, क्वेश्चन टैग ये एक हमने प्रकार लिखा था, क्वेश्चन टैग। अब वर्बल इंटरोगेटिव के बाद क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग को पहले एग्जाम्पल लिख ले, फिर उससे समझेंगे। तो हमारी दो इंद्रियां काम करेगी, एक हमारी आंखें क्या लिखा है उस पर फोकस रहेगी, और दूसरा हमारे कान हम क्या सुन रहे हैं उस पर फोकस रखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन टैग में क्या लिखूं, he does not do the work, इस तरीके से कुछ लिख लेते हैं। ठीक, he does not do the work। क्लियर नहीं आ रहा है, अब क्लियर हो गया। राइट, he does not do the work। बात क्लियर हो रही है कि ये इसके बाद ये तो सामान्य सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद जो टैग लगाया जाता है वो महत्वपूर्ण है, और वही क्वेश्चन टैग का मेन पार्ट है। ठीक है, डज और उसके बाद ही। इसी को दूसरे तरीके से भी लिखकर समझने की कोशिश करते हैं। ही डज, क्या लिख रहा है, ही डज द
ही डज द वर्क। ठीक, और यहां पर उसके पास जो हमको टैग लगाना है वो है लगा दिया मैंने टैग। अब आप देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में जो अंतर आपको समझ में आएगा वो यह है कि पहला सेंटेंस है ही डज नॉट डू द वर्क, वह कार्य नहीं करता है। डज ही करता है, मतलब कहने का कि जो पहला टैग है वो कौन सा टैग है, वो सिंपल टैग है और दूसरा निगेटिव टैग है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन टैग में दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट यदि नेगेटिव पार्ट है, वाक्य नेगेटिव है, तो उसमें सिंपल टैग लगेगा, अफर्मेटिव टैग लगेगा। और यदि वाक्य हमारा निगेटिव नहीं, सिंपल वाक्य है, तो हमारा जो टैग लगेगा वो निगेटिव लगेगा। राइट, यानी कि क्वेश्चन टैग के दो पार्ट हैं। जो सिंपल सेंटेंस रहेगा तो निगेटिव टैग लगाएंगे और निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सिंपल टैग लगाएंगे। ये होता है क्वेश्चन टैग। और दूसरी बात महत्वपूर्ण समझने की ये है कि इससे हम अपनी बात को पक्का करते हैं, हम अपनी बात को मजबूत और पक्का करते हैं, इसलिए टैग लगाया जाता है। बात क्लियर हो रही है? तो क्वेश्चन टैग ये था हमारा। आगे चलें, आगे हम देखेंगे, यहीं से मैं इसको इरेज कर देता हूं, और जो हमारा तीसरा सी नंबर का प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक जो प्रकार है उस पर चर्चा करते हैं। तो वो प्रकार क्या कहलाता है? वो प्रकार कहलाता है हमारा लगता है कि थोड़े से कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए लैपटॉप से एक लिख वर्ड ले लेते हैं। WH इंट्रागेटिव। जी, WH इंट्रागेटिव। अब WH इंट्रागेटिव क्या होते हैं इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ से इसी से लिखूँगा। WH इंट्रागेटिव का वर्ड लिखते हैं सबसे पहले। तो एक हो गया व्हाट, फिर वेयर, और आगे चलें तो व्हेन, और यदि हम कोशिश करें तो हु, और यदि आगे वर्ड लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमको, और वाई, और हाउ। ये जो वर्ड है जो मैंने यहाँ लिखी, ये सब के सब WH कहलाती, क्योंकि ये W और H लेटर से शुरू होते हैं, या H लेटर से हाउस जैसे शुरू हुआ है, और बाकी वर्ड को आप देखेंगे तो WH लेटर से शुरू हुए हैं। तो ये सब के सब WH इंट्रागेटिव वाक्य बनाने के काम में आते हैं। अब यदि हम एग्जाम्पल इनका लिखना शुरू करें तो एग्जाम्पल हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नंबर 1 में व्हाट और व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, या व्हाट डू यू डू। या और यदि हम एग्जाम्पल देखें तो विच
क्लास डू यू रीड। तो ये जो मैंने तीनों के तीनों एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल में हमको क्या पता चल रहा है? हमको तीनों एग्जाम्पल से इस बात का पता चल रहा है कि इनसे जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो हमको एक लंबा आंसर मिलता है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, आपको बताना पड़ेगा कि आप करते क्या हो। विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ। मतलब WH से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको एक लंबा सा आंसर मिलता है। जबकि वर्बल इंटरोगेटिव में क्या देखा था हमने? वर्बल इंटरोगेटिव में हमने देखा था कि वहां पर केवल हमको आंसर यस या नो में मिलता था। ठीक, या और भी देखें तो H से भी लिख सकते, हाउ आर ओल्ड। ठीक, ये भी एक WH इंटरोगेटिव है। सॉरी, इसमें अब W नहीं लग पाया था। ये हाउ आर यू ओल्ड, यानी आप देखेंगे कि ये भी एक इंटरोगेटिव है, WH इंटरोगेटिव, हाउ आर यू ओल्ड। राइट, तो ये बातचीत क्लियर हो गई कि WH इंटरोगेटिव जो तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव का, उसमें आप देखेंगे कि आपको एक लंबा आंसर देना पड़ता है, और वर्बल इंटरोगेटिव में यस या नो में आंसर मिलता है। ये इनकी दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग पहचान है। तो इंटरोगेटिव WH समझ में आ गया हो तो अगला जो इंटरोगेटिव का प्रकार है हम उस पर चर्चा करते हैं। मैं इसको यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल को रेज करता हूँ, और उसके बाद फिर एक्चुअली क्या है, मैंने पहले से ही सेंटेंस जितने प्रकार के हैं उनकी डेफिनेशन पहले से लेके रखी है, और केवल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ ताकि हमको समय बार बार लिखने का जो समय है वो ना लगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगला जो था इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, ठीक, ये है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। अब डायरेक्ट इंटरोगेटिव में एक चीज हमको ध्यान देने वाली बात है कि इस इंटरोगेटिव से हम अपनी बात क्या करते हैं, आंसर भी बता देते हैं हम, यानी हम अपनी बात को केवल प्रश्न बनाते नहीं हैं वरन प्रश्न बताते भी हैं, आंसर भी दे देते हैं। जैसे कि यदि एक एग्जांपल मैं यहाँ लिखूं कि आई नो वेयर ही लिव्स, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एक आध एग्जाम्पल और यदि मैं देखूं तो आई नो what did he I know what did he do। ये एक मैंने एग्जाम्पल लिखा। ठीक, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि एक पार्ट जो है वो खुद के समझने का है कि वो आंसर को जानता है, और दूसरा जो पार्ट है वेयर के बाद ही लीव्स या व्हाट डिड ही डू, ये जो है ये प्रश्न कर रहा है। मतलब आई नो वेयर ही लीव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। हिंदी ये हुई बात। ठीक, WH के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, दूसरे में WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया। तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट आ जाता है पीछे। राइट, कहने का मतलब ये है कि इस
इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव के द्वारा हम प्रश्न ही नहीं करते बल्कि अपने आंसर को भी समझते हुए उससे प्रश्न उसको उस प्रश्न को दोहराते हैं, उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ठीक, आगे तो ये थे दोस्तों। इससे पहले कि हम आगे जो अगला हमारा सेंटेंस है उसको पढ़ें, यहाँ पर प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव जो हैं या इंटरोगेटिव है वे उनके चारों प्रकार कंप्लीट होते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, इम्परेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक सेंटेंस। ठीक, तो इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन कहती है कि द सेंटेंस विच गिव द सेंस ऑफ कमांड एंड प्रेयर आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो आदेश या प्रार्थना का बोध कराता है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। आदेश या प्रार्थना का बोध कराने वाला वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। राइट, द सेंटेंस विच गिव द सेंस ऑफ कमांड एंड प्रेयर आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इसमें एक जबरदस्ती की फुल स्टॉप लग गया, उसको हटा दी ये। ओके, नाउ अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे और फिर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल होता है एक गो देयर। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ लिख दूँ तो मे आई कम। नहीं, इसमें हम ये एग्जाम्पल में गलत हो जाएगा। ये एग्जाम्पल शट द डोर। ठीक, या फिर और कोई एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें तो क्लोज द गेट। ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं और उसके बाद में मैं आपसे इस पर आप चर्चा करते हैं। एक आध एग्जाम्पल और, प्लीज सिट डाउन। राइट, ये तो अब इम्परेटिव सेंटेंस की पर चर्चा करें तो आप देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में हिंदी में ज़्यादातर हमको जब ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं तो वो शब्द सुनाई देता है, गो देयर, वहाँ जाओ, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द गेट, गेट क्लोज करो। यानी आप देख रहे हैं गौर से कि जब कमांड किया जा रहा है तो वहाँ पर हिंदी में क्या आ रहा है? ओ शब्द आ रहा है। ज़्यादातर ये शब्द यूज होते हैं, बड़े लोग हमेशा ही इस तरीके से ही हमें ऑर्डर करते हैं। राइट, तो इसकी पहचान हो गई इम्परेटिव सेंटेंस की कि हिंदी में ओ आता है। दूसरी बात ये कि इसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट हिडन होता है। ठीक, प्लीज सिट डाउन, ये भी प्रार्थना वाला वाक्य है। ठीक, हमने प्रेयर करी तो प्रेयर वाले वाक्य भी इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते। तो मेरे ख्याल से अब इम्परेटिव सेंटेंस को समझने में दिक्कत नहीं होगी कि वे कौन से सेंटेंस हैं, उनकी पहचान क्या है, हिंदी में उनकी पहचान क्या है और अंग्रेजी में क्या है। राइट, तो आगे चलें, अगला जो हमारा सेंटेंस होगा हम उस पर चर्चा करते हैं। तो ये जो अगला हमारा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है?
ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसको ऑप्शनल सेंटेंस भी बोलते हैं, हिंदी में वैकल्पिक सेंटेंस भी बोलते हैं। और इसकी हिंदी होती है इसकी हिंदी होगी इच्छात्मक, या तुम्हारे से और हम वैकल्पिक, इस तरीके से जिस भी सेंटेंस के द्वारा हमें, डेफिनेशन देखें इसकी, जिस भी, हिंदी में पहले बता दूं कि जिस भी सेंटेंस के द्वारा हमें इच्छा, कल्पना या परमिशन की बात पता चलती हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस डिजायर, इमेजिनेशन और परमिशन आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसके द्वारा हमें क्या एक्सप्रेस होता हो? डिजायर, इच्छा, इमेजिनेशन, कल्पना, परमिशन, अनुमति, इस टाइप के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इनके अब हम एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंस वाकई में जो हमने लिखे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है या नहीं है। जैसे कि आई विश, आई विश आई had a new car। ये सेंटेंस से आपको क्या पता चलेगा? आप जरा सोचिए, मैं दूसरा सेंटेंस अब तक और लिखता हूँ। जैसे कि स्कूल में जो हमको अक्सर सुनाई देता है बच्चों के मुख से, मे आई कम, राइट? सुनाई देता है ना, मे आई कम, या मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ये भी ठीक। या फिर और कोई एग्जाम्पल की बात करें, तो हमको क्या समझ में आएगा यदि हम कोई और एक आध एग्जाम्पल की बात करें? तो एग्जाम्पल जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमको देते हैं, क्या देते हैं? मे लीव लॉन्ग, आशीर्वाद। क्या देते हैं अक्सर? आशीर्वाद। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा कि इसमें ये सारे के सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव है। जैसे कि पहले में आपने क्या किया? अपनी इच्छा व्यक्त की, आई विश आई हैड अ न्यू कार, काश मेरे पास एक नई कार होती। या दूसरे में आपने परमिशन ले ली, मे आई कम, ठीक। या फिर तीसरा मे लीव लॉन्ग, इच्छा व्यक्त कर दिया हमारे बड़े बुजुर्गों ने। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के प्रकार हो गए, राइट। अब हम यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद आने वाला सेंटेंस क्या है उस पर चर्चा करें, तो यहाँ पर मैं इनको पुनः एग्जाम्पल को समाप्त कर रहा हूँ ताकि और नीचे ना गया हो मेरा कौन सा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर अब हम चर्चा करें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप देखेंगे आश्चर्यवाचक सेंटेंस कहे जाते हैं ये, यानी इनके द्वारा हमारे भावना, हमारे अंदर, हमारे हृदय में उठने वाली जितनी फीलिंग्स है वो फीलिंग्स हमारे चेहरे पर शो होती है, इसलिए इनको एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सरप्राइज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो आश्चर्य के बारे में हमें बताता हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल चलिए इसका लिखते हैं। एग्जाम्पल में हम ओ, और एक चीज आपको ये भी देखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा किस चीज का उपयोग होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। मतलब
आश्चर्यवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य ही होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, दूसरा और भी लिख देता हूं। लिख दिया मैंने दोस्तों। ठीक, क्या समझ में आया इस एग्जाम्पल से? आपको इससे, ये एग्जाम्पल से ये चीज समझ में आएगी कि एक तो इन सेंटेंस के अंत में या कई बार एक्सक्लेमेटरी वर्ड के पहले क्या दिखाई देगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमको दिखाई देता है, एक्सक्लेमेटरी साइन हमको दिखाई देता है। सेंटेंस तो है ही ऑलरेडी, लेकिन ये हमको साइन दिखाई देगा, राइट? ओ माय गॉड। तो जब आप कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें ओ शब्द का प्रयोग होता है, तो वो हमारे चेहरे पर नजर आता है। ऐसे ही हेलो, वेयर आर यू स्टिल, अभी तक आप कहाँ थे? तो हम उसको एक आश्चर्य वाली बात पूछ रहे हैं सामने वाले से, तो हमारे चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन अवश्य आएगा। या खुशी हो तो मान लीजिए कि इंडिया टीम जीत गई, तो क्या करेंगे? ये लिखेंगे, ठीक? फिर उसके बाद इंडिया टीम won the मैच। राइट, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। हुर्रे, इंडिया टीम won the मैच। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये है दोस्तों, जिसमें हमें हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखाई देता है। और कौन सा एक्सप्रेशन? जो हमारे हृदय में उठने वाली भावना है, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो तुम्हारे से गम की हो या आश्चर्य की हो, वे सारी की सारी जो फीलिंग्स हमारे हृदय में उठती है, उनका एक्सप्रेशन हमें हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गए हमारे पूरे 6 सेंटेंस, राइट? कौन से 6 सेंटेंस? जो हमने सामने पढ़े हैं, डिटेल जिन सेंटेंस की हमने सामने प्रकार लिखे हुए थे। जैसे ये जो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में आप इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 6 सेंटेंस है। और 7वां इनकम्प्लीट भी होता है, जिसमें कोई एक सेंटेंस को हम क्या करें, ये बता दें कि कोई एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब, इनमें से कोई एक एब्सेंट हो, तो वो सब का सब इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाएगा, राइट? तो इस तरीके से दोस्तों हम दिन भर में, क्या हम पूरी होल लाइफ, जो भी व्यक्ति बोलता है इन्हीं सेंटेंस को ही बोलता है। कभी इंपरेटिव, कभी ऑब्जेक्टिव, कभी एक्सक्लेमेटरी, कभी नेगेटिव, कभी इंट्रोगेटिव, कभी सिंपल सेंटेंस या इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसके अलावा कोई और सेंटेंस नहीं, होते ही नहीं। यही पूरे के पूरे सेंटेंस है। और होते भी होंगे तो वो इन्हीं में इन्वॉल्व होंगे, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ऐसा कभी कोई बोले कि होते हैं, तो वो इन्हीं में से कोई ना कोई उसकी यूनिट निकल कर आएगी, राइट दोस्तों? तो ये था हमारा आज का वीडियो, किसके ऊपर? सेंटेंस के ऊपर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, उसे सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे फैलाइएगा, ताकि सबको इसकी जानकारी पूरी मिले और उन्हें इसका फायदा मिले। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।